आज मैं आप लोगों को इकरा हसन की कहानी बताने वाला हूँ। इकरा हसन सांसद कैसे बनी, इकरा हसन की ही ज़बानी सुनते हैं। इकरा हसन ने मिल्लत टाइम को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि मैं सबसे पहले जिला पंचायत का चुनाव लड़ी और हार गई। इकरा हसन ने सपा के टिकट पर लोकसभा का इलेक्शन लड़ी और लोकसभा का इलेक्शन जीत गई। पहली ही बार में वह सांसद बन गई, जो पूरे भारत में छा गई। इतनी कम उम्र की सांसद महिला पहली बार बनी। इकरा हसन ने मिल्लत टाइम को इंटरव्यू देते हुए अपनी ज़िंदगी की पूरी स्टोरी बताई है। आइए हम आपको इकरा हसन से मुलाकात करवाते हैं। और मेरे साथ खास बातचीत के लिए आज मौजूद हैं इकरा हसन चौधरी। कैराना से समाजवादी पार्टी की एमपी हैं और लगातार देश भर में चर्चे में हैं। इकरा हसन, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली मरतबा आप एमपी बनी हैं और आपने जो तालीम हासिल की लंदन से और फिर इंडिया में आपने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया है। आपकी जो पूरी फैमिली है वो सियासी घराने से ताल्लुक़ रखती है, तो आपने क्या फ़र्क देखा इंग्लैंड की सियासत में और इंडिया की सियासत में? देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे आज क्योंकि हम संसद में भी प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो वहाँ पर बहुत आज़ादी है। अगर वहाँ के जो लोग हैं उन्हें अपने ही देश में किसी चीज़ से दिक्कत है तो उन्हें विरोध करने की आज़ादी है। वो अपना एहतजाज कर सकते हैं अमन के साथ और उनकी बात की सुनवाई भी है। हमारे यहाँ पर जब से भाजपा की सरकार आई है, एक माहौल ऐसा बना दिया गया है कि कोई भी अगर इनके खिलाफ़ बोलेगा तो उसे फिर कई झूठे केसेस में फंसा कर, जैसे हमारे बहुत से लोग आज भी जेल में बंद हैं, सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ये एक बड़ा बदलाव मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर अगर कोई चीज़ सरकार को नापसंद है और आप उसकी मुखालफत करते हैं तो आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये बदलाव ज़रूर है। हालांकि ये जो अधिकार है हमारा, ये संविधान में लिखा हुआ है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं पसंद है तो इस देश के ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपनी मुखालफत दर्ज करने का अधिकार है। लेकिन वो अधिकार आजकल हमसे छीना जा रहा है और उसके खिलाफ़ ये जो सरकार है सख्त से सख्त उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई कर रही है जो उनके हिसाब से नहीं चलते, उनकी बातों को उस हिसाब से नहीं मानते जैसा वो चाहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है आज के दिन, अगर मेरा ध्यान कहीं जा सकता है तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस। अच्छा इकरा, आप एमपी बनी लेकिन आपने अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ 2016 में किया और पहला चुनाव ज़िला पंचायत का था। वो आप हार जाती हैं। हालांकि 22 में आप अपने भाई के लिए आप कैंपेन करती हैं, जीत मिलती है। 24 में आपको जीत मिली। तो एक छोटे से चुनाव में आपको हार मिली, बड़े चुनाव में आपको जीत मिली, क्या फ़र्क महसूस करते दोनों में? जी बहुत अच्छा लगता है। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी ये शुरुआत बहुत पहले से थी। जो हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें हमारा बहुत पहले से ही, मैं 2014 में सबसे पहले मैंने अपने भाई के लिए कैंपेनिंग करी थी और लगातार 14 से हर चुनाव में मैं जाती थी। लेकिन सिर्फ क्योंकि मैं उस दौरान पढ़ रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तो सिर्फ चुनाव के दौरान ही मैं अपना वक्त दे पाती थी। तो जब ये 16 का चुनाव लड़ा तो हमारा जो परिवार है, हम लोग कैराना की राजनीति में बहुत गहराई से और बहुत अंदर तक हम लोग उसमें काम करते हैं। लोकल इलेक्शन हो, लोकल मुद्दे हों, उनको अच्छी तरीके से हम समझते हैं। धरती से, धरातल से जुड़े हुए हैं हम अपने इलाके से। तो उसी के संदर्भ में ये चुनाव हुआ था 2016 का ज़िला पंचायत का। कुछ हालात ऐसे बने थे कि लोकल पॉलिटिक्स में, उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मुझे अचानक घर बुलाया। पढ़ाई भी चल रही थी आपकी? जी हाँ, मैं दिल्ली में पढ़ती थी, मुझे अचानक घर बुलाया गया और कुछ हालात ऐसे बने थे कि मेरे घर वालों को, मेरे भाई को लगा कि मेरा उस वक्त चुनाव लड़ना परिवार के लिए ज़रूरी है। हालांकि मैं हारी थी, लेकिन हर चुनाव जीत का नहीं होता है, कुछ चुनाव वजूद के लिए भी लड़े जाते हैं। तो वो एक ऐसा चुनाव था जिससे मेरी शुरुआत हुई और मैं खुशगुज़ार हूँ कि मुझे मौका मिला उस वक्त भी और आज भी। ये सीख मिल गई बहुत पहले अपने जीवन में कि ज़रूरी नहीं है आप हर चुनाव जीतें, और मेहनत बरकरार रखेंगे तो जीत भी मिलेगी, जो हमारे साथ कहा भी जाता है कि कुछ लोग पहला चुनाव लड़ते हैं हारने के लिए, सीखने के लिए, और फिर वहाँ से जीत का सफ़र तय हुआ था और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा इकरा, ये बताइए, इंडिया में लगातार खबरें आती है, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कहीं मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं
हैं, जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, कहीं मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, मस्जिद को मंदिर में तब्दील किया जा रहा है, एक डर और खौफ का माहौल बना रखा है। तो भारत में आपको मुसलमानों का फ्यूचर क्या लगता है? देखिए, बहुत पहले मैं पास्ट में जाना चाहूँगी। मैं जब छोटी थी और तब जो हमारा हिंदुस्तान था उसमें और आज में जो फ़र्क आया है वो चंद सालों में आया है। एक राजनीतिक पार्टी की वजह से आया है, उनके एजेंडे की वजह से आया है। और मुझे लगता है कि ये हालात भी बदलेंगे। जब शासन बदलेगा तो ये भी हालात बदल जाएंगे। अगर वो हालात नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। बस इसमें यह है कि हमें नाउम्मीदी कुफ्र है क्योंकि, और नाउम्मीदी से बचना है, उम्मीद बरकरार रखनी है और यही कोशिश करनी है कि जो हमारा हिंदुस्तान पहले हुआ करता था उसको हम दोबारा कैसे वापस बना सकें। कैसे हम एक कुछ लोग सोचते हैं कि अलग अलग रहकर, अलग अलग रास्ते अपनाकर हम उस राह पर पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। हम हमेशा अपने क्षेत्र में ये कोशिश करते हैं कि भाईचारा बने, क्योंकि मैं ये समझती हूँ, जैसा हमने CAA NRC के टाइम भी देखा कि ऐसे बहुत हिंदू भाई हैं जो भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, जो सेक्युलर माइंड के हैं, जो अमन चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं। और ऐसे लोगों को जोड़ कर रखने की हमें ज़रूरत है। आज हमें उनके साथ की ज़रूरत है, कल को उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होगी। तो ये जो हमारी जो गंगा जमुनी तहज़ीब है, हमारा जो मेल जोल है, भाईचारा है, मुझे लगता है ये रास्ता वहीं से निकलेगा। तो हमें ना उम्मीद होकर अपना रास्ता अलग चुनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उम्मीद को बरकरार रखकर और आपस में प्यार बनाकर। मैं जानती हूँ कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे हालात बना दिए जाते हैं कि आदमी को बहुत गुस्सा और झुंझलाहट मुझे खुद महसूस होती है। लेकिन ये भी बात समझनी होगी कि हमारा जो देश है उसका संविधान बहुत मजबूत है और कोई हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये सिर्फ राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक एजेंडे हैं, प्रोपेगेंडे हैं। इनसे बचकर अगर हम अपने हिसाब से एक भाईचारे को बढ़ावा देंगे, बनाएंगे, बरकरार रखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे वो वक्त नहीं रहा, ये वक्त भी नहीं रहेगा। और जैसे ही सरकार बदलेगी, माहौल बदलेगा और इंशाल्लाह अच्छे के लिए बदलेगा। आपने कहा कि संविधान बहुत मजबूत है, लेकिन अभी संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। अभी संविधान पर बहस भी हुई और आपने ज़बरदस्त तकरीर की। आपकी तकरीर की हर तरफ चर्चा है, लगातार वायरल हो रही है आपकी स्पीच। तो उस तकरीर की आपने कब से तैयारी की थी, क्या सोच रखा था? चूँकि पहली मरतबा मुझे लगता है कितना टाइम मिला आपको और आपने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। जी, देखिए, संविधान पर हमले की जैसे आपने बात कही, जैसे ही ये शुभा हमारे लोगों को हुआ कि संविधान बदला जा सकता है, तो उसी वक्त जो चुनावी परिणाम है वो आपके सामने है। जी। 400 पार वाले जो लोग थे उनको 220 पर सीमित कर दिया हमारे लोगों ने। तो ये संविधान की ताकत है। कोई नहीं चाहता कि संविधान बदला जाए और इसीलिए सब एकजुट होकर सबने इस तरीके से वोटिंग करी। ये जो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, ये भाजपा के लोग ढोंग करते हैं, सिर्फ ऊपरी दिखावा करते हैं संविधान दिवस मनाने का। और अभी अमित शाह जी का हमने भाषण सुना, किस तरीके से वो बाबा साहब अम्बेडकर को कह रहे थे। तो ये लोग सिर्फ दिखावटी लोग हैं, ये संविधान को ना मानने वाले हैं और बदलना तो चाहते ही हैं। उसके खिलाफ हम सबको मुस्तैद रहना होगा, उसके खिलाफ हम सबको जागरूक रहना होगा। वो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो आप स्पीच की बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि मेरा पहली बार है संसद भवन में, ये दूसरा ही सेशन है और पहले ही सेशन के बाद बहुत से लोगों ने कई तरह की आलोचना करी कि उस बात पे नहीं बोले, उस बात पे नहीं बोले। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी सीख रही हूँ और सीखते सीखते हम भी उस तरीके से एक्सपीरियंस हो जाएंगे कि जैसे लोग चाहते हैं, जितनी उम्मीदें उन्हें हमसे हैं उस पर खरा उतरें। लेकिन उसके साथ साथ बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं संसद में। रोज़ाना हम 0R लगाते हैं, लेकिन वहाँ लॉटरी सिस्टम से आपका नाम आता है। तो आज नाम आया या नहीं आया, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं कितने भी पत्र लगा लूँ, वो लॉटरी से निकलेंगे या नहीं, ये किस्मत का खेल है, मेरे हाथ में नहीं है। तो हम लगातार कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है। जब